एग्जाम का पैटर्न अब डे बाय डे ऐसा आ रहा है कि दे आर लिटरली पिकिंग अ लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड दे आर गिविंग क्वेश्चंस और दैट। अब वो जो बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू मतलब जो वन वर्ड आंसर टाइप का था वो थोड़ा पैटर्न अब चेंज हो रहा है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सीरियसनेस कहूंगा मैं कि टुवर्ड्स सब्जेक्ट टुवर्ड्स टेक्स्ट बुक्स एक सीरियसनेस आ गई थी कि हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आफ्टर इंटर्नशिप की हम गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे परस्यू कर सकते हैं, एग्जाम में क्या होगा, या मतलब सीरियसनेस आ गई थी। इंटरव्यू दे वांट टू जज योर पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको यूजी स्टूडेंट्स को या जो भी सुन रहे हैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मिश्रा सर के आप गाइडेंस में शुरू से हो, ये आपके लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको आप लेटर ऑन रियलाइज करोगे कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे और अभी से आप जो चीजें सुनने से एक्सपोजर से आपको मिल रहा है आपको कितनी हेल्प होने वाली है इससे इंटरव्यू में। ठीक है, जो मेडिसिन की हैरिसन बुक होती है यूजुअली हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ पाए तो उसके वॉल्यूम 1 में कुछ चैप्टर्स हैं। एमसीक्यू करने का ये तरीका होना चाहिए कि आप रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा एमसीक्यू करो। जब भी मतलब चीजें इन हैंड इनको मिल रही है, ये कम बड़ी बात है, वरना अभी 200-250 कॉलेज हैं, उनमें से किसी बच्चे को ये इन हैंड और लाइव एग्जांपल वाली चीजें कहाँ मिल रही हैं। कि हम एमबीबीएस के लिए और इस तरह से अदर एग्जाम के लिए नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू गेट अ वेरी नाइस स्कोर इन दैट, तो हम बीएचएमएस में आते हैं। ठीक हो रहा है सब। तो सर इसमें ऑडियो क्लियर है मेरा? ऑडियो सर अभी जस्ट एक होना शुरू हुआ है, वैसे तो ठीक था। अभी हो रहा है सर? आप ठीक है? हाँ जी सर। तो बीएचएमएस में आने के बाद सर फर्स्ट ईयर तो इनिशियल हमारा सारा सब्जेक्ट में और इस सब में जाता है। जब हम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मतलब आते हैं थोड़ा हमें कोर्स का एक्सपोजर मिलता है कि हम क्या कोर्स कर रहे हैं। ये भी मेडिकल साइंस है एक तरह से पूरा, है ना। तो हम धीरे धीरे सोचते हैं कि हम इसमें और क्या क्या अपने आप को आगे स्टेब्लिश करने के लिए कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। तो सर यही था कि ये प्रैक्टिस करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि पेशेंट देखना वॉज अ ड्रीम, इसीलिए मैं मेडिकल लाइन में आना था। तो बीएचएमएस के द्वारा भी हम पेशेंट्स को सर्व कर पाए, यही ड्रीम था सर। अच्छा, बेसिकली ड्रीम ये था कि हमको बाय पेशेंट्स की एनी मींस पेशेंट सर्व करना है, आइदर इन द थ्रू द गवर्नमेंट सेक्टर और थ्रू द प्राइवेट प्रैक्टिस, पेशेंट सर्व करना मेन थिंग है ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो प्रिपरेशन के बारे में जैसे कब सोचना शुरू किया, इसके एआईपीजीटी और ये यूपीएससी के बारे में कब ख्याल आया? सर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ईयर तो हमारा जैसे यूजुअली रहता है नए नए कोर्स में आने के बाद, तो उसी हिसाब से हम मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, तो हम सब थोड़ा वो सोचते हैं कि हमें कॉलेज मिल गया और ये सब करके। फिर सेकेंड ईयर में जब थोड़ी सीरियसनेस आती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे आया सर कि हमने अपॉर्चुनिटीज देखनी शुरू करी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। फिर टीचर्स का सर आप जैसे लोग थे उनका गाइडेंस भी थोड़ा मिलता रहा। फिर कॉलेज में कभी कुछ सेमिनार या इस तरह से तो थोड़ा पता चलता था कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं या पब्लिक प्राइवेट प्रैक्टिशनर एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर हम क्या कर सकते हैं। तो इसके द्वारा थोड़ा सा हमें ओरिएंटेशन मिला। तो ये बच्चों को थोड़ा सा मुगलफा रहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कब कर सकते हैं या एआईपीजीटी की तैयारी कब कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे कुछ, कब कर हाँ सकते जी हैं? सर। सर द सूनर यू स्टार्ट द बेटर, ये बच्चों को मेरी हमेशा इंस्ट्रक्शन रहती है। मैं यूजी में भी जब क्लास लेता हूँ तो हमेशा ये कहता हूँ कि सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ते हो उसको इतनी डिटेल में पढ़ो, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ो, नोट्स के पीछे जाने की परेशानी नहीं करनी चाहिए, या एमसीक्यू डायरेक्टली एमसीक्यू में जंप करना ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। कि हमने कुछ किसी की बात सुनी या कोई इंटर्न से हमने डिस्कशन किया कि वो सर तो फलानी बुक से एमसीक्यू करते हैं या वो इस तरह से एमसीक्यू या कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही थर्ड ईयर में ही सीधे डायरेक्टली एमसीक्यू पे जंप करते हैं। लेकिन वो अप्रोच सर मेरे अकॉर्डिंग गलत होती है, स्पेशली अगर हम यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। एआईपीजीटी एग्जाम फिर भी जो फैक्चुअल थोड़ा इस तरह से रहता है उसमें वी कैन गेट थ्रू बाय रीडिंग द एमसीक्यूज ओनली एंड रोड फैक्ट। उसका भी पैटर्न हालांकि सर अब चेंज ही हो रहा है, वो यूपीएससी के लगभग अलाइनमेंट में आ रहा है एआईपीजीटी का पैटर्न। लेकिन हम अगर बेसिक्स अपने फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना, उसमें जो कीवर्ड्स हैं या स्पेशल एम्फेसिस के पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान देना, और स्पेशली जो टीचर्स हमें गाइड करते हैं या हम जो भी पढ़ते हैं उसी को फोकस से करते चलें, तो जब हम इंटर्नशिप फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे तो ऑलरेडी हम ये सोचेंगे कि जब क्वेश्चंस देखने पे कि हम ऑलरेडी हमें बहुत कुछ पता है, अब हमें ज्यादा मतलब केवल रिवीजन की नीड है। तो हमें यूजी उसके सिलेबस में भी सर प्री डिसाइडेड है कि बीएचएमएस सिलेबस यूपीएससी एआईपीजीटी सब में लिखा है कि बीएचएमएस का जो सिलेबस है वही आपका सिलेबस है।
तो वो हमें प्रॉपरली अगर हम यूजी टाइम से करते रहेंगे तो सर मुझे लगता है इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे एआईपीजीटी हो चाहे यूपीएससी हो। अच्छा अच्छा। मेरा जो सवाल था ना वो था हु इज एलिजिबल, एक्चुअली ये हाँ जी था सर। मेरा सवाल। हाँ बच्चों जी, को हाँ ये जी। कंफ्यूजन रहती है कि यूपीएससी कौन दे सकता है, तो हु इज हम्म। एलिजिबल फॉर यूपीएससी एंड एआईपीजीटी, तो इसका थोड़ा क्लियर हाँ करिए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके अंदर मेडिकल ऑफिसर या अदर सिविल सर्वेंट्स इनकी रिक्रूटमेंट करता है। तो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए एज अ होम्योपैथ, एज अ बीएचएमएस डिग्री होल्डर जिसकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, दोज पीपल आर एलिजिबल। हमें मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम की अपीयर होने के लिए एमडी की कोई नीड नहीं होती। ये पॉइंट में क्लियर करना चाहूंगा सर, क्योंकि कई बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हम एमओ बनना चाहते हैं तो क्या हम पहले एमडी के लिए प्रिपेयर करें या हमें एआईपीजीटी निकालना जरूरी है एमओ बनने के लिए। तो ये मैं हम्म क्लियर करना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू परस्यू एज अ मेडिकल ऑफिसर, देन मेडिकल ऑफिसर के लिए बीएचएमएस इज द ओनली रिक्वायरमेंट एंड यू हम्म नीड टू कंप्लीट द इंटर्नशिप बिफोर ज्वाइनिंग। अगर आपके हम्म पास ये क्वालिफिकेशन है देन यू कैन गो थ्रू विद दैट। हम्म। तो जैसे आपके इंटरव्यू में भी, जैसे मेरे को कुछ बच्चों ने मैंने मॉक वगैरह लिया था ना, तो उसमें ये भी पता लगा हाँ जी, कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द पीजी। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि पीजी हाँ करके जी, जाएंगे तो ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। दे वर सेइंग दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। तो हाँ जी, डेफिनेटली सर। हाँ, तो मैंने कई इसीलिए लोगों से, जिससे हाँ। मेरा भी डिस्कशन सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मुझसे इंटरव्यू में बताया गया था, जैसे मैं सीनियर से भी डिस्कस किया था फॉर जीडीएमओ इंटरव्यू, कि आप जब उसमें जाएं तो आप अपना सिनॉप्सिस एंड ऑल सब ये लेके जाएं, स्पेशली आपका जो पीजी अचीवमेंट है वो उनके सामने एम्फेसाइज करना। तो दे लिटरली टोल्ड कि आप अपना जो सिनॉप्सिस वगैरह लाएं इसको साइड में रख दीजिए और आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन कीजिए। तो दे वर हम्म लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर डूइंग इन पीजी एंड व्हाट सब्जेक्ट वी आर डूइंग। They wanted to know as a general practitioner what strengths we are having, what capabilities we are having। ये उनका सर हम्म इंटरव्यू में था। हम्म। तो यही है कि मतलब बेसिकली यही है कि आपको अगर मेडिकल ऑफिसर का करना है तो आपको कोई जरूरी नहीं कि पीजी होना जरूरी है, बीएचएमएस करके भी आप मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, दे है ना। सकते हैं सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। और एआईपीजीटी के लिए भी बीएचएमएस ही जरूरी है, तो दोनों के लिए करेक्ट बीएचएमएस सर, अच्छे से करना जरूरी है। कुल बिल्कुल मिलाकर सर। के तो ये बोले आप निकल रहा है कि दोनों हाँ के जी, लिए हाँ जी, बीएचएमएस अच्छे से करना जरूरी है, बिल्कुल चाहे सर, आप बिल्कुल, और वो भी यूपीएससी अपनी की तैयारी बेसिक करो। बुक से सर। बेसिक हाँ। बुक से सर। एग्जाम का पैटर्न अब डे बाय डे ऐसा आ रहा है कि दे आर लिटरली पिकिंग अ लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड दे आर गिविंग क्वेश्चंस और दैट। अब वो जो बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू, मतलब जो वन वर्ड आंसर टाइप का था, वो थोड़ा पैटर्न अब चेंज हो रहा है। पहले यूपीएससी में शुरुआत से ये पैटर्न था कि दे वर गिविंग केस बेस्ड क्वेश्चन एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, बट नाउ एआईपीजीटी आल्सो दे आर अपग्रेडिंग दैट लेवल टू द यूपीएससी। तो अप्रोच हम्म यही रहेगी, अगर हम असर्शन रीजन तभी कर पाएंगे सर जब हमें हर किसी भी कॉन्सेप्ट के दोनों एस्पेक्ट, तीनों एस्पेक्ट पता होंगे। तो उसके लिए हमें हम्म लिटरल नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू की डायरेक्ट अप्रोच वोंट बी दैट बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू मी सर। हम्म। नहीं, लेकिन लेकिन फिर कैसे पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है अगर एमसीक्यू नहीं करेंगे तो, क्योंकि क्या हाँ होता है जी कि सर, जैसे हम कोई चैप्टर इसका मैं, पढ़ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं इसका बताना चाहूंगा। सर जैसे हम अपने बीएचएमएस एग्जाम में जब एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं या क्लास में जो भी हम टेस्ट देते हैं, जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उससे हमें मोर और लेस एक आइडिया लगता रहता है कि सर कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली सब्जेक्ट में क्या टॉपिक, क्या एरिया एम्फेसिस के इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हम्म एग्जाम में भी प्रिपेयर करते हैं तो यूजी में हमारी यूजुअली अप्रोच रहती है कि हम 10 ईयर के थ्रू जाते हैं। तो 10 ईयर हम्म से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या क्या हम्म एरियाज इंपॉर्टेंट है। तो हम्म बेसिकली जो एआईपीजीटी के इंपॉर्टेंट या यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो हम थ्योरी में कर चुके हैं ऑलरेडी। जो हम एज अ सेकेंड हम्म ईयर स्टूडेंट जो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, केवल वही टॉपिक्स ऐसे हैं जो एआईपीजीटी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और उस टाइम जो टीचर्स के गाइडेंस में हमें ये पता चला है कि इस टॉपिक की इतनी एम्फेसिस नहीं है या इनको हम स्किप कर सकते हैं, सेम पैटर्न वी कैन फॉलो फॉर यूपीएससी एंड एआईपीजीटी सर। तो वो ही उन हम्म टॉपिक्स की रिलेवेंस उसी हिसाब से कम है, क्योंकि हमें ऑलरेडी यूजी लेवल में भी हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। और अगर हम किसी ऐसे कॉलेज से कहीं कर रहे हैं जहां पर फैकल्टी सपोज नहीं अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब पे या जैसे भी हमें पता लगता है जो टॉपिक्स आपकी बेसिक क्लिनिकल अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वही टॉपिक्स आपके यूपीएससी आईपीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं हम्म एरियाज पे हमको एम्फेसिस करते हुए चलना है सर। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया ना कि बच्चे बेसिक चीजों को नहीं जानते हैं और रेयर पे हाँ भागते जी, हैं। जैसे हाँ बच्चे जी, बहुत इंप्रेस हो जाएंगे गिलबर्ट सिंड्रोम, है ना, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, जॉन्डिस का पता नहीं होगा, कौन किस नहीं पता जी है सर। ना। करेक्ट। एटिलेक्टेसिस ऑफ लंग पढ़ेंगे, ब्रोंकेक्टेसिस पढ़ेंगे, बट टीबी का नहीं पता होगा। हाँ जी तो सर। मेरा भी यही कहना है कि बेसिक जो चीज है ना वो सबसे पहले बहुत जरूरी है सही होनी। उसके बाद करेक्ट। उसके बाद आगे आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो अब आज की डेट में एजर्शन रीजन में ये भी है ना कि आपको वो चारों पॉइंट पता होने चाहिए, तभी करेक्ट है आप सर। एक को रूल आउट कर सकते हो।
पहले होता था कि बिल्कुल चलो ठीक है 3 लगे नहीं तो तुक्का आप एलिमिनेटिंग मेथड से कर लेते थे। अब एजर्शन रीजन में तो ऐसा फंसते हैं कि अगर आपको क्लियर नहीं पता उसके बारे में तो आप वहां पे ट्रैप हो जाओगे। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, तो अभी हो गया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की जहां तक बात करें तो इसको आप कैसे डिवाइड करते हो अपने मतलब इनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है हाँ जी तैयारी सर, के जैसे हिसाब मैंने से? बताया कि मैंने प्रिपरेशन तो ऐसे हार्डकोर प्रिपरेशन नहीं कहूंगा सर, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सीरियसनेस कहूंगा मैं, कि टुवर्ड्स सब्जेक्ट टुवर्ड्स टेक्स्ट बुक्स एक सीरियसनेस आ गई थी कि हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आफ्टर इंटर्नशिप की हम गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे परस्यू कर सकते हैं, एग्जाम में क्या होगा, या मतलब सीरियसनेस आ गई थी। लेकिन फॉर्मली सर जब इंटर्नशिप में आए और फाइनल ईयर पे भी मैं कहूंगा, फाइनल ईयर के टुवर्ड्स द एंड जब एग्जाम था, तो फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ साथ मेरी ये अप्रोच थी कि जब मैं एग्जाम के लिए कोई पढ़ रहा हूँ, जैसे रेपरेटरी सपोज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं रूब्रिक हंटिंग उस हिसाब से पढ़ूंगा कि मुझे एग्जाम में भी हेल्प करेगी, और वो रूब्रिक हंटिंग मुझे आइडिया था कि दे आर आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो हम्म उसके हिसाब से मैंने किया। तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सर यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्पेशल इंपॉर्टेंट फाइनल ईयर के सब्जेक्ट की है, क्योंकि कोई भी हम्म आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एआईपीजीटी हो चाहे यूपीएससी हो, इसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दे आर आस्किंग। तो हम्म एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एफएमटी और पैथोलॉजी, ये किस बेसिस बनाते हैं हमारे थर्ड और हाँ फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट का। बेस हम्म क्लियर करते हुए फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को हमें रिपीटेडली रिवीजन करना पड़ेगा। यही अप्रोच सर मैंने भी करी, और इंटर्नशिप हम्म में मैंने ज्यादातर एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस की है। जो भी एमसीक्यूज की बुक्स होती हैं वो अगर आगे टाइम मिलेगा तो सर डिस्कस करेंगे, तो हाँ हाँ उसके थ्रू ही हुआ है सर। हम्म। हाँ, क्योंकि वही वाली बात है ना कि आप मतलब आपकी जो तैयारी का तरीका होता है। अब हम अगर यहाँ बात करें कि आपको बेसिक बेसिक चीजों पे हम बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं, हर बार बिल्कुल इसी को सर, बार बार करें कि बेसिक पे जाओ, तभी हम लोग एम्फेसिस सर इसी पॉइंट पे है कि बेसिक्स हाँ। क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्या है जैसे हम कभी भी मजाक में भी करते हैं कि जैसे कोई क्रिकेटर नहीं चल रहा है तो उसको क्या कहता है उसका गुरु या उसका कोई भी सीनियर क्रिकेटर, कहते हैं वापस बेसिक पे जाओ, वापस बेसिक पे प्रैक्टिस बिल्कुल करो। तो अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं आपको लग रहा है कि भाई ओवरबर्डन हो या लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, तो वापस बेसिक पे आपको जाना चाहिए। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए। बेसिक बिल्कुल आपका क्लियर रहेगा तो धीरे धीरे वो आपकी अप्रोच आपको काम आ जाएगी। तो जैसे यूपीएससी में आप उसको दो बार में चीजों में डिवाइड करते हैं ना, एक तो रिटर्न है हाँ और जी एक हाँ आपका जी इंटरव्यू हाँ है। जी हाँ, मैं यूपीएससी, हाँ जी सर मैं बिल्कुल इस पे बताना चाहूंगा। यूपीएससी का जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है, ये हम्म, 150 एमसीक्यूज रहते हैं इसमें, इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स रहती है। हर हम्म, क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का रहता है, इस तरह से 300 मार्क्स रिटर्न की वेटेज होती है। और मेनली मेनली थ्योरी एंड इंटरव्यू, इंटरव्यू को यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट नाम देता है। इन दो के कॉम्बिनेशन से यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर में हम सिलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें थ्योरी एग्जाम क्वालिफाई दोबारा करना इसको होता थोड़ा आराम आराम से बताओ, थोड़ा थोड़ा दोबारा आराम आराम से कि है। हाँ, तो 150 यूपीएससी, हाँ 150 हाँ जी क्वेश्चन सर, होते हैं। हाँ 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन हुए और टाइम हमें मिला 120 मिनट टू का। आवर्स 2 आवर्स 120 एक मिनट सौ का बीस मिला ना, मिनट तो यानी हाँ जी सर, एक हाँ मिनट जी से सर, भी कम लगे ना एक क्वेश्चन में। 1 मिनट से भी कम सर। और नेगेटिव मार्किंग इसमें एआईपीजीटी के कंपैरिजन में ज्यादा है सर। इसमें वन हाँ। थर्ड की नेगेटिव मार्किंग होती है। ओ एआईपीजीटी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा सीवियर है। क्वेश्चंस हाँ, ज्यादा हैं सर, इसमें टाइम कम है, क्वेश्चंस लेंदी हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है। तो हमें बहुत केयरफुली तो इसमें सोचो तो करना होता है 50 सर। सेकंड में आपको पढ़ना भी है, 50 सेकंड में आपको रीजन भी बनाना है, बिल्कुल सर, 50 सेकंड में बिल्कुल आपको आंसर भी देना है और करेक्ट हाँ जी आंसर सर, देना है। माने ये आपका करेक्ट आंसर चैलेंज हो देना गया है, ना। और जहां आपका करेक्ट सर। गलत लगा वहां आप 100 कैंडिडेट पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, डेसिमल पे रैंक बहुत अप ऊपर और नीचे शिफ्ट होती है सर। हाँ, तो अब वही है कि अब पोस्टों को लिमिटेड निकलती हैं तो उस हिसाब से आपको बहुत प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है कि बहुत आप जो प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। मतलब 150 नंबर का है और आपको 120 मिनट का टाइम है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और दो गलत नंबर होने का पे है, 1 नंबर 1/3 की कटेगा। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ अच्छा, जी वन सर। थर्ड की मार्किंग है। ये कुल मिला के एक इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर है ना, सर। रिटर्न का। ये इसका ठीक पहला है। कंपोनेंट है सर, हाँ ये इसका हम्म पहला कंपोनेंट है। ये हमारा 150 के 2 मार्क्स के हिसाब से 300 मार्क्स हमारे रिटर्न से होते हैं। उसके बाद जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनको यूपीएससी बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल करता है। उसको हम इंटरव्यू कहते हैं इजी लैंग्वेज में यूज होने के लिए, लेकिन बेसिकली यूपीएससी उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है। वो 100 मार्क का होता है। उसमें उनका बेसिक इंटरेस्ट इज नॉट चेकिंग योर थ्योरी नॉलेज और वट एवर जो आप थ्योरी में एमसीक्यू करके आए हो, तो उनको पता है कि अगर इस व्यक्ति ने 150 क्वेश्चंस करे हैं 2 आवर्स में और यहाँ तक पहुंचा है, तो ऑलरेडी ही इज स्किल्ड विद थ्योरेटिकल नॉलेज। देयर इन द इंटरव्यू दे वांट टू जज योर पर्सनैलिटी। एंड पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको यूजी स्टूडेंट्स को या जो भी सुन रहे हैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मिश्रा सर के आप गाइडेंस में शुरू से हो, ये आपके लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको आप लेटर ऑन रियलाइज करोगे कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे और अभी से आप जो चीजें सुनने से एक्सपोजर से आपको मिल रहा है, आपको कितनी हेल्प होने वाली है इससे इंटरव्यू में। ठीक है।
तो ये आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली थ्योरी और इंटरव्यू इन दो के कॉम्बिनेशन से एक फाइनल मेरिट बनती है। 75% वेटेज थ्योरी की होती है और 25% वेटेज इंटरव्यू की होती है, और कंबाइंड मेरिट लिस्ट यू गेट। तो उसके बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। और पोस्ट इसकी जैसा सर ने भी बताया बहुत लिमिटेड आती हैं, 3 to 4 ईयर या 2 to 3 इयर्स में कभी 7 पोस्ट, कभी 8 पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ऐसे आती हैं। सेंट्रल की वैकेंसी भी 20-30 अराउंड 3 से 4 साल के गैप में आती रहती हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर एग्जाम का। और उसमें भी ये है कि अपना जो बात हो रही है ना कि बच्चे जो समझेंगे कि फिर तो रिटर्न की बहुत वैल्यू हो गई, इंटरव्यू की 25%। तो अभी पिछले बैच में क्या हुआ है कि जो इंटरव्यू में उन्होंने बच्चों को 45 मार्क्स दिए हैं, 50 पासिंग होता है, क्वालिफाइंग होता है। तो 45 में आप पास ही नहीं कर पाए तो आपका रिटर्न, और आप मतलब आप आ ही नहीं, एलिजिबिलिटी लिस्ट में नहीं आएंगे। तो आप ये उसको इंटरव्यू को हल्के में मत समझना कि ये जो है मतलब चलो रिटर्न में मेरे 300 में से अगर 210 या 250 आ गए तो मैं तो इंटरव्यू में तो होकर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो इंटरव्यू में भी आपको एटलीस्ट 50 नंबर तो लाने हैं, और 50 नंबर लाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद है उसमें, इतना आसान नहीं है उसको लाना। हाँ जी तो सर। इसलिए आपको रिटर्न और इंटरव्यू को आपको सीरियसली उसको लेना होगा। बैलेंस करके चलना है सर दोनों का। तो एक बात और थी कि हु इंस्पायर्ड यू फॉर दिस, मतलब आपको इंस्पायर किसने किया इन चीजों के लिए? सर इंस्पिरेशन तो मैं बोलूंगा यही कि सर फैमिली सबसे पहले हमारी इंस्पायरिंग होती है। हमारी मदर इंस्पायरिंग फिगर होती हैं। मेरी मदर सर सबसे पहला इंस्पिरेशन तो वही है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही कि जब एमबीबीएस में नहीं भी हुआ तो उन्होंने कहा कोई नहीं आप इस कोर्स में जाओ, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। लिटरली उन्होंने मेरे को हर वक्त इंस्पायर किया है। घर पे भी उन्होंने मुझे बोलते रहे कि तुम्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो वो भी ठीक है, जो भी तुम करना चाहो वो उस हिसाब से करो। तो फर्स्ट मतलब कोई इंस्पिरेशन तो प्रेशर नहीं मेरी था, मदर को ही कोई बोलूंगा। प्रेशर नहीं था कि भाई प्रेशर नहीं था सर, ये फैमिली की करो तरफ और से वो कोई करो। प्रेशर नहीं था। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब इतना कोई भी इशू नहीं था। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपनी मदर का, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से इतना कोई प्रेशर नहीं था कि आपको स्टेब्लिश होकर सब कुछ संभालना है, ऐसे करना है। तो मदर है। उसके अलावा सर टीचर्स जो हमारे कॉलेज में सर आप लोग सब टीचर्स हैं, उनका हमेशा हाँ गाइडेंस, हमेशा सपोर्ट, वो इंस्पिरेशन है। और जी, सर बाकी मोटिवेशन तो हम किसी भी चीज से ले सकते हैं सर, दे वो सकते चीज है। हैं, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भी सिंगल चाइल्ड ही हूँ अपनी मदर का। हाँ जी सर। ये भी कोइंसिडेंस है। हाँ जी सर। अच्छा, ये हो गया कि अब अगर हम बात करें हार्डकोर इस चीज की कि प्रिपरेशन करने के लिए हमें किन किन बुक्स की जरूरत है, और सब्जेक्ट वाइज हम वैसे तो जनरली बच्चों को बेसिक पता ही होता है, बट हाँ फिर भी जी, हाँ जी। जैसे मान लो कि एक बच्चा इंटर्नशिप में आ गया, अब उसको तैयारी भी करनी है साइड बाय साइड, हम्म। तो वो सब्जेक्ट वाइज कैसे एमसीक्यू करे? मान लो ठीक है उसने पढ़ाई कर ली, एक उसने हम्म। सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब वो उसको कैसे चेक करे, कैसे एमसीक्यू बनाए? उसके लिए क्या कोई कंसोलिडेटेड बुक होती है या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होती हैं? कुछ जी ऐसा सर। के बारे में बताएं। सर बुक्स के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाइज अगर हम देखने चलें, फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए, तो बीडी चौरसिया, ए के जैन और ये जो अपनी बेसिक बुक्स होती हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर की, हमें सारी करनी ही करनी है। जो हम हम्म, मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ जो अभी करंटली सेकेंड और थर्ड ईयर में है। हम्म, आपको ये नहीं सोचना है, बिल्कुल मैंने शुरुआत के वीडियो में भी ये मीटिंग में ये बताया कि कभी भी हमें एमसीक्यू पे डायरेक्टली जंप नहीं करना जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है। तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर अगर कोई है तो वो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर तक आपको सबसे पहला अपना सोर्स आपकी बेसिक बुक होगी। ठीक है। फाइनल ईयर वालों के लिए मैं स्पेशली ऐड करना चाहूंगा जो मेडिसिन की हैरिसन बुक होती है। यूजुअली हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ पाए तो उसके वॉल्यूम 1 में कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे चैप्टर है। तो उसमें केवल क्लिनिकल, जैसे फीवर हो गया, जैसे डिस्निया हो गया, ऐसे कॉमन कॉमन जो क्लिनिकल कंडीशन, जो क्लिनिकल सिनेरियो प्रेजेंट करते हैं, उन पे चैप्टर्स दे रखे हैं। तो उस पे हमें स्पेशल ध्यान देना है। और सर सेकंड इंपॉर्टेंस में फाइनल ईयर्स के लिए ये बताना चाहूंगा कि जो क्लिनिकल की बुक्स होती हैं, जैसे पीजे मेहता की हो गई या फिर हचिंसन एंड हंटर हो गई, तो क्लिनिकल स्किल पे हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि सर अब जो करंट पैटर्न है यूपीएससी का और एआईपीजीटी दोनों का, दे आर फोकसिंग ऑन मोर ऑन क्लिनिकल साइंस। तो वो लिटरली उस केस के एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स देते हैं एंड दे आस्क यू द डायग्नोसिस। तो अगर हम रिवर्स अप्रोच फॉलो करेंगे, क्लिनिकल के थ्रू हम थ्योरी में जाएंगे, तो शायद वो हम्म, बेटर में हेल्प करेगा। ये मैं स्पेशली फाइनल ईयर हम्म, को बोलना चाहूंगा। बाकी सर हम्म, जो जो हमारे कॉलेज नेहरू से हैं तो उनको सारी टेक्स्ट बुक पता ही है। हमारे कॉलेज में सब कुछ स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाया जाता है टीचर्स के गाइडेंस में, तो सारी बुक्स वही हैं। और सब्जेक्ट वाइज अगर सर आपने जैसे एमसीक्यू का पूछा है, तो हम्म, रोम्स एक बुक होती है। रोम्स में एमसीक्यू नहीं है, बट इंटर्न्स के लिए ये बुक इसलिए बेनिफिशियल है रोम्स, क्योंकि आपको इसमें सारे सब्जेक्ट एक स्नैपशॉट में मिल जाते हैं पॉइंट की फॉर्म में।
इंटर्न्स के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो अगर वो डेली 3 to 4 आवर्स भी स्पेयर कर सकते हैं अपना, तो इस बुक से दे कैन अप्रोच सब्जेक्ट वाइज। और सर जैसे आपने पूछा कि ऑर्डर क्या रहना चाहिए, तो ऑर्डर सर ये रहेगा कि जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, और उससे भी बड़ा ऑर्डर जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, प्लस वो वेटेज भी रखता हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको एनाटॉमी में इंटरेस्ट है तो आप एनाटॉमी इतनी डिटेल में करने लग गए जिसके पूरे 150 में से सपोज 2 या 3 क्वेश्चंस आने हैं, तो वो भी फिर वैल्यू नहीं करेगा। आपका इंटरेस्ट प्लस वेटेज, और वो वेटेज होती है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, थर्ड और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की, तो उसको एम्फेसिस करते हुए हमें इंटर्नशिप में अप्रोच करना है। इसके क्वेश्चंस के लिए हम सक्सेस हो गई, टर्निंग पॉइंट हो गई, क्रैक द एंट्रेंस हो गई, जो बेसिक बुक्स जो सबको पता होती हैं, उन्हीं बुक्स को ही यूज करना है। सक्सेस हो गई, टर्निंग पॉइंट हो गई। हाँ सर, मैं धीरे धीरे बता देता हूँ। रिवीजन के लिए रोम्स, अगर कोई स्टूडेंट नोट करना चाहे तो दे कैन नोट डाउन आल्सो। रोम्स की फुल फॉर्म रिव्यू ऑफ मेडिकल साइंस, क्या इसको होता है ना, मेडिकल सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल, हां स्टडीज, हां। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं इसमें। लेकिन सर हमें एक मैं ध्यान देना चाहूंगा, इस बुक को जब आप पढ़ें तो आपको कवर टू कवर ट्राई करें कि मतलब नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा एलोपैथी मैनेजमेंट भी दिया होगा, कुछ चीजें ऐसी दी होंगी जो एज अ होम्योपैथ या एज अ जनरल प्रैक्टिशनर हमारे लिए शायद इररिलेवेंट हो सकती है। हालांकि उनकी इंपॉर्टेंस है, बट नॉट इन आवर फील्ड पर से, आवर एग्जाम पर से उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसको हमें क्विक स्नैपशॉट की तरह लेना है। अगर हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं जो हमने यूजी में बनाए हुए हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के, तो हम उन नोट्स के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन कई बार जैसे यूजी में हम नोट्स स्किप कर देते हैं, तो इस रोम्स के द्वारा वो नोट्स वाला वर्क आपका हो जाएगा। तो ये करना है आपको साथ साथ। और एमसीक्यू के लिए आप कोई सक्सेस 3 वॉल्यूम में बुक आती है, जिसकी फर्स्ट वॉल्यूम केवल होम्योपैथी सब्जेक्ट्स है, एंड सेकंड एंड थर्ड में बाकी सारे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे 8 एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर तक के। इनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करो। और एमसीक्यू करने का ये तरीका होना चाहिए कि आप रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा एमसीक्यू करो। जब भी क्वेश्चन आप देखो उसका आंसर मार्क करो, तो बाकी जो 3 गलत हैं उनको भी एक्सप्लोर करो। जैसे एमएम में कोई सपोज एमएम क्या मेडिसिन में ही कोई कंडीशन आ गई कि लिवर ट्रांसप्लांट हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, इसमें सिरोसिस है, इसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, इसमें अदर कंडीशन जो भी सपोज कोई ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, तो उसमें हमें रिवर्सली ये जाना है कि अगर हम सिरोसिस में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर हम किसी कंडीशन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में नहीं करते तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ये अप्रोच होनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए सर। और बाकी एलाइड एमसीक्यू की बात करें तो सर मुदित खन्ना की एक मेडिसिन की बुक आती है, शायद 14th एडिशन के बाद वो पब्लिशिंग में नहीं है, तो वो फोटोकॉपी में अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो तो ले सकते हैं। और पीजी प्लस ये बुक एलाइड के एमसीक्यूज के लिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छी बुक्स है सर। अच्छा, गुड गुड। और बाकियों के लिए जैसे सर्जरी और इनके गायनी ऑप्स और इन सब का उसमें आ जाएगा। तो सर भाई मैं अगर सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँ तो देखो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपके जो मेन एलाइड सब्जेक्ट है दैट आर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो एनाटॉमी में बीडी चौरसिया बीडीसी, उसमें हमें एम्फेसिस क्या करना रहेगा, सब कुछ पढ़ना है लेकिन क्लिनिकल बॉक्सेस, उसमें जो पिंक कलर के क्लिनिकल बॉक्सेस दे रखे हैं, या जो इसको हम अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। जो चीज जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो हमारे यूजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारे एआईपीजीटी, वही हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए यूजी में हम क्लिनिकल पे एम्फेसिस करते हैं। हमें टीचर्स भी बताते हैं कि क्लिनिकल वाला ध्यान से पढ़ो एनाटॉमी में, उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। वही अप्रोच हमें यहाँ भी फॉलो करनी है। सेकेंड ईयर में तो मिश्रा सर के गाइडेंस में बच्चों को पता ही है कि कौन सी बुक्स क्या फॉलो करनी है। पारिक हो गई, रेड्डी, दीक्षित, जो भी बुक्स है, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का फॉलो कर सकते हैं। पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन है, फिजियोलॉजी के लिए ए जैन है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। सर्जरी में हम क्लिनिकल एसदास को जरूर इंक्लूड करें। टेक्स्ट बुक एसदास के अलावा क्लिनिकल एसदास भी है, उसमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन सब कुछ दे रखा है, अप्रोच टू अ पेशेंट दे रखी है, ठीक है। तो वो हमारे को हेल्प कर सकती है। गायनी ऑप्स के लिए वही शॉस, डीसी दत्ता। पीओएम के लिए मैंने बताई दिया, डेविडसन, हैरिसन की फर्स्ट वॉल्यूम। क्लिनिकल के लिए पीजे मेहता। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए पार्क। फिर हम आ जाते हैं होम्योपैथी सब्जेक्ट पे। होम्योपैथी सब्जेक्ट में सर फार्मेसी में बच्चों को सुमित गोयल से अब करना ज्यादा बेटर रहेगा। मंडल एंड मंडल यूजफुल थी बट कुछ पुराने एग्जाम्स में। अब जो एग्जाम का स्टैंडर्ड हो गया है सर, वो बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल, रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स इन फार्मेसी। जैसे अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बन गया है, जिसमें होम्योपैथी को भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे अपडेट्स जो फार्मेसी में आ रहे हैं, हमें ऐसी टेक्स्ट बुक से जाना चाहिए जो अपडेटेड हो। और नहीं भी अगर टेक्स्ट बुक में अपडेट हो रहा तो हमें नेट में भी इसके लिए थोड़ा सर्च करना चाहिए
कि रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं फार्मेसी की फील्ड में, या होम्योपैथी के पर्टेनिंग जो लॉज रेगुलेशंस हैं उसमें क्या अपडेट्स हो रही हैं, ये सब क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एमएम में सर बताना चाहूंगा एलन की नोट्स पूरी फुल एंड फुल करनी, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम एनर्जी बचती है तो आप मल्टीपल सोर्सेज रेफर कर सकते हैं, बट ये स्किप किए बिना गो थ्रू करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये स्किप करके इज वेरी डिफिकल्ट। तो एलन की नोट्स, बोरिक बोरिक मटेरिया मेडिका में आप क्या कर सकते हो कि एलन की जो ड्रग्स हैं, एलन की नोट्स की जो ड्रग है वो तो आपको बोरिक से कंप्लीट पढ़नी है, सारी की सारी थ्रू एंड थ्रू जो एलन में ड्रग्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो बोरिक में रेमेडीज हैं उसमें आपका एटलीस्ट इंट्रोडक्शन सबका पता होना चाहिए, रिलेशनशिप सबका पता होना चाहिए, उसके स्पेशल इंडिकेशंस या कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेडिसिन के जो एंड में मेंशन्ड है वो पता होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ इटैलिक्स में जो सिम्टम्स हैं ड्रग्स के बीच में वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ये मटेरिया मेडिका का हो गया सर। और ऑर्गेनॉन में मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले हमें डजन को ही रेफर करना है। डजन को रेफर करने का रीजन ये है, हम यूजी में हालांकि मल्टीपल बुक्स रेफर करते हैं लेकिन डजन से कई बार लैंग्वेज बोरो होती है सर। एग्जाम में एज इट इज एफोरिज्म का जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज आएगा जो डजन में एफोरिज्म में मेंशन्ड है। तो अगर हमने डजन से किया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली अप्रोच करके सीधे एफोरिज्म टिक कर सकते हैं। इसके अलावा सर जो न्यू चेंज आया है वो हमें फिलोसफी को भी ऑर्गेनॉन में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। एच.ए. रॉबर्ट की फिलोसफी, केंट की फिलोसफी, स्टुअर्ट क्लोज की फिलोसफी, स्टुअर्ट क्लोज, ये जो 3 बेसिक फिलोसफी हैं ये हमें बिल्कुल अपने सिलेबस में इंक्लूड, हम यूजीस और डनहम को स्किप कर सकते हैं लेकिन ये 3 तो हमको नहीं छोड़नी है सर। इनको हमें चैप्टर वाइज अप्रोच करें क्योंकि अब यूजी में भी हम पढ़ते हैं तो हमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। टीचर्स है हमारे गाइडेंस के लिए, हम आपस में डिस्कस करके बार बार बुक को रीड करके उनको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा कि एक केस टेकिंग पे, एक केस एग्जामिनेशन पे स्टुअर्ट क्लोज का क्या व्यू है, उनका एच.ए. रॉबर्ट का क्या व्यू है, केंट का क्या व्यू है, क्योंकि अकॉर्डिंगली दे फ्रेम क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द फिलोसफी। अच्छा। हाँ जी सर, बिल्कुल ये बोलो चेंज बोलो। है। हाँ सर, रेपर्टरी में मैं बताना चाहूंगा बेसिक जो रेपर्टरी होती है हमारी 3, बीटी, बीपी, कैंट, बीबीसीआर, इसमें हमें स्पेशल एम्फेसिस करना है रेपर्टरी का प्रीफिक्स पार्ट एंड सफिक्स पार्ट, जो हमेशा स्किप करते हैं। हम जब भी ओपीडी में बैठते हैं और कोई केस आता है तो हम सीधे रूब्रिक हंटिंग शुरू कर देते हैं। रूब्रिक हंटिंग उस रेपर्टरी का एंड स्टेज है। रूब्रिक हंटिंग हम तब करें जब हमें उसका कंस्ट्रक्शन पता हो, जब उसकी बैकग्राउंड, उसकी फिलोसफी पता हो, हमें पता होगा क्लिनिकल में अगर पैथोलॉजिकल सिम्टम है तो हम बीबीसीआर के लिए जाएंगे, अगर माइंड के सिम्टम ज्यादा हैं तो हम कैंट रेपर्टरी के लिए जाएंगे। और वो जो फिलोसफी है वो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो वो वाला पोर्शन है वो समझते हैं ये तो बेकार है। बिल्कुल सर, कैसे उसका कैसे वो बनी है, कितने बुक्स है, कितने ऑथर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन है, कौन क्या रहा है, ये सारा उसका पढ़ना जरूरी है, तब जाके उसकी फिलोसफी समझ में आएगी उस रेपर्टरी की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर वो हमें क्लिनिकली भी सर हेल्प करेगा। अगर हमें उस रेपर्टरी का कंस्ट्रक्शन पता है तो सिर्फ एग्जाम तो मैं तो पूछेगा ही एग्जाम में, तो सर उसमें लिटरली वो पूछ लेते हैं कि ये जैसे एलेंस 3 लेग टूल का कॉन्सेप्ट कौन सी रेपर्टरी में कहाँ पे मेंशन्ड है, तो अगर हमने पढ़ा, या एलिमिनेटिंग सिम्टम कहाँ पे मेंशन्ड है, तो अगर हमें पता है कि कैंट रेपर्टरी के प्रीफिक्स में एलिमिनेटिंग सिम्टम है तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और हमें पता है वो एमएल टाइलर ने दिया है या मार्गरेट जॉन वियर और एमएल टाइलर ने दिया है तो हम अप्रोच कर सकते हैं। तो वो पढ़ना ही है, साथ में क्लिनिकली भी हमें हेल्प करेगा। तो रेपर्टरी में मैंने आपको बताया प्रीफिक्स पार्ट और सफिक्स पार्ट, ये हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बुक्स का सर यही है, मैंने 4 होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स और 8 अपने एलाइड सब्जेक्ट्स का बता दिया, टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। अच्छा, मुझको ये पूछना था कि जैसे मान लो कोई बच्चा अगर मान लो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी करके सेकंड ईयर में आ गया, तो क्या वो जो क्योंकि वो तो एनाटॉमी कंप्लीट कर चुका, फिजियोलॉजी कंप्लीट कर चुका, फार्मेसी कंप्लीट कर चुका, तो क्या वो उस समय एमसीक्यू न कर ले जो दिए में अगर बुक्स में है, तो उसको क्योंकि उस समय तो अपडेटेड नॉलेज रहती है, तो उस समय करना सही नहीं रहता? या उसमें जैसे कई लोगों में जिज्ञासा होती है ना कि भाई चलो हमने तो सब्जेक्ट को पास कर लिया, अब सर जरा सा उसमें टटोलते ये हैं कि होती हम है कि कितना। अगर हम उस टाइम हेलो हाँ, बोलो बोलो। हेलो, बोलो बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो सर उसमें एक इशू ये रहता है कि जैसे हम एनाटॉमी, हमने सपोज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, और हम उसके एमसीक्यू साथ साथ करेंगे ना, तो सर कहीं ना कहीं हमारे उस ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्योंकि हमें जो उस ईयर में इतनी सारी वेटेज के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो करिकुलम जिसने डिजाइन किया है उसको पता है कि उस ईयर में उसको इतना टाइम लगना है उस सिलेबस को करने में। अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इन्हीं को 3 साल तक खींचते रहेंगे तो जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट हैं, जो पैथोलॉजी जो इक्वली मेहनत डिजर्व करता है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन इक्वली मेहनत डिजर्व करता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। लेकिन सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, अगर हम लेबोरियस हैं और वी कैन मैनेज तो किसी ने नहीं रोका है, आप किसी भी ईयर में कोई सा भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अप्रोच अकॉर्डिंगली यही होनी चाहिए कि जिस ईयर में हम जो पढ़ रहे हैं उसको पहले डिटेल क्लियर करें, और फाइनल ईयर का एंड और इंटर्नशिप इस पीरियड को यूटिलाइज करें इस सारे को रिवीजन करने के लिए। ये अप्रोच सर मेरे अकॉर्डिंग बेटर होगी।
हाँ नहीं, बहुत बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया ना, क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि अब तो हम ये इसको कर गए, अब चलो इसके बना लेते हैं, हम्म, लेकिन उसको ये सोचना है कि भैया अच्छा एक और चीज है कि हाँ जो जी यहाँ सर। सेकंड ईयर में बच्चे हैं, थर्ड ईयर में बच्चे हैं, उनको मेडिसिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही पढ़ाई जा रही है, सर्जरी थर्ड ईयर से हम्म, ही पढ़ाई जा रही है। तो वो ये बिल्कुल ना सर। सोचे कि हमारा सारा जो दारो मदार है वो फाइनल ईयर में जाके है। तो सेकंड ईयर हम्म, में भी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि इतना वास्ट बिल्कुल सिलेबस है उसका कि आपको उसको बिल्कुल कवर सर। करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सर वो अलॉटेड तो अगर अलॉटेड आपके टाइम पास जो है सेकेंड वो ईयर में डिजर्व टाइम है, करता है। टाइम आपको मैनेजमेंट हम्म, है, तो आप उसको उसमें यूटिलाइज कर सकते हो कि उसको कितना कवर कर सकते हो आप। करेक्ट है सर। अच्छा, अब अगली चीज ये पूछनी थी, टाइम मैनेजमेंट हाँ कैसे जी। किया जाए? कैसे करते थे आप अपने इंटर्नशिप में, अपने स्टडी के हाँ जी दौरान सर, टाइम कैसा? मैनेजमेंट? क्योंकि बच्चों की बड़ी होती है कि यहाँ से जाते हैं सर तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है, तो हम पढ़ नहीं पाते, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? वो तो उस पर थोड़ा फोकस करो। सर इसमें वही है कि सर इजी तो डेफिनेटली नहीं होता, मतलब ड्यूटीज के साथ मैनेज करना इजी नहीं होता, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो पे ऑफ करता है सर इसके लिए। तो आपको टाइम तो एनी हाउ मैनेज करना पड़ेगा, ड्यूटीज भी आपको करनी है और उसके साथ साथ आपको ये भी करते रहना है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे हाँ तुम हाँ। टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई हम इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे ये करेंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं था। कॉन्स्टेंटली नहीं नहीं सर, आपको कॉन्स्टेंटली टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली जो इंटर्नशिप में रहते हैं आपकी कभी मॉर्निंग ड्यूटीज होंगी, कभी इवनिंग ड्यूटीज होंगी, कभी नाइट, हम्म कभी आपको मदन मोहन मतलब कभी इमरजेंसी में पोस्ट कर दिया जाएगा, आप रैंडमली कहीं भी पोस्टेड होंगे। तो अगर आप ये सोचें कि मैं कोई हार्ड कोर टाइम टेबल बनाऊंगा 8 to 10 का कि 1 आवर मुझे ये एंड ऐसे करना है, तो वो नहीं फॉलो हो पाएगा। आपको सबसे पहले इंटर्नशिप जैसे ही आपका फाइनल ईयर एंड होने वाला है उसी टाइम पहले अपने आप का माइंड सेट कर लें कि मुझको यूपीएससी करना है या एपीजीटी करना है। माइंड सेट करके अपने आप को एक टटोलना, मैं बोलूंगा सर, हर इंसान को अपना आइडिया होता है कि मैंने अपना यूजी टाइम कैसे निकाला है। मैं बस हम्म पास होते होते इंटर्नशिप में पहुंच गया हूँ और इंटर्नशिप निकाल ली है, या मैंने पढ़ा है। तो वो अपना लेकुना हमें खुद को पता होता है, और अकॉर्डिंगली हम्म अगर मुझे ये एग्जाम निकालना है तो मुझे कितना इंप्रूवमेंट करना है। फिर आपके पास जो भी हम्म टाइम अवेलेबल है, मॉर्निंग ड्यूटी में अगर इवनिंग अवेलेबल है तो उस टॉपिक को पूरा करिए, इवनिंग में मॉर्निंग और नाइट अवेलेबल है तो मॉर्निंग नाइट को यूटिलाइज करिए। कोई हार्ड कहने कोर का मतलब टाइम ये कि टेबल आपको नहीं। पैशनेट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पैशनेट, कि बिल्कुल सर। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल। आप सब काम कर लो इंटर्नशिप के और साथ पढ़ाई भी टाइम कर टेबल लो। फॉलो करना सर वेरी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी हम्म ड्यूटीज डेफिनेटली चेंज होती रहेंगी। आईपीडी में जाएंगे फिर आप ओपीडी में आएंगे, फिर ओपीडी का काम होता है, स्पेशली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको पेशेंट का बर्डन होगा, वो आपको मैनेज करना होगा। तो हम्म इन्हीं टाइम के स्लॉट्स के बीच में से टाइम वेस्ट करने की जगह आपको पढ़ाई का टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये एक हम्म साल अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप ये मान के चलिए अगर आप सर्विस में आ गए तो आपकी पूरी लाइफ 30-40 ईयर्स तक आप स्टेबल लाइफ आप आ जाओगे। ये रिवॉर्ड बिल्कुल आपको सही बहुत बात, बड़ा। बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत बड़ा। और दूसरा ये ना कि जैसे आप मान लो बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, तो बिल्कुल आप सर, उस आपके टाइम को पास बहुत यूटिलाइज टाइम कर रहता है, सकते हैं। लोग एक एक डेढ़ 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 घंटे का रास्ता तय करके आते हैं। तो अपना बिल्कुल सर। एक एम बना लें कि भाई हमको जो है अभी इतना ट्रेवल करना है, तो इतने में मैं एक चैप्टर खत्म करता हूँ मेट्रो में, कर इतना सकते हैं, चैप्टर मैं बिल्कुल बस में सर। खत्म करता हूँ, उसके बाद घर जा हम्म, करके उसको देखूंगा। मतलब आपके बिल्कुल। दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि वेस्टेज ऑफ टाइम, कंटिन्यूअसली करना क्योंकि वो चाहिए सर। सबसे बड़ी चीज वही है। जो टाइम आप आज बचाओगे वो टाइम आपके वहां काम आएगा, जो आज टाइम आप खराब करोगे वो टाइम आपका वहां पे खराब होगा। इसीलिए 90% लोग एआईपीजीटी में अच्छे रैंक नहीं ला पाते या यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। आप कितना टाइम कहाँ बर्बाद करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ट्वेल्थ तक तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, ट्वेल्थ तक तो वो 18-18 घंटे पढ़े हैं, लेकिन बीएचएमएस में आने के बाद उनका सारा गुड़ गोबर हो गया है, बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट हो गए। वो कॉम्प्लिसेंसी अगर आपके अंदर रहेगी तो वो आपको आगे जाके वो नुकसान करेगी। तो कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, आपको अपना एक ध्येय बना के बेबी स्टेप्स ले लो, मिनी स्टेप्स ले लो, चलते रहना है कि मुझे अब ये कंप्लीट करना है। और एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि यस आज मैंने ये फलाना सिस्टम कंप्लीट किया, एक अचीवमेंट लगेगी आपको, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, उससे एक आपको लगता है कि कुछ आपने किया है। बिल्कुल सर। तो ये सब मतलब चीजें इन हैंड इनको मिल रही है, ये कम बड़ी बात है, वरना अभी 200-250 कॉलेज हैं, उनमें से किसी बच्चे को ये इन हैंड और लाइव एग्जाम्पल वाली चीजें कहाँ मिल रही हैं? तो सबसे पहले तो आप लकी हो कि आपको, आप 90-92 जो भी बैठे हो यहाँ पे लकी हो कि आपको ये बिल्कुल एकदम वन हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो ये तो सबसे पहले तो आपका भाग्य ये खुल गया कि आपको वन हैंड इंफॉर्मेशन मिली। सेकंड चीज की भाई आपको जो एक बंदा है जिसने क्रैक किया है वो आपको क्लियर बता रहा है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? अच्छा इसके अलावा आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? हाँ जी ये सर, तो रिटर्न का इंटरव्यू हो के लिए गया। मैं
इंटरव्यू का मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा सर। जब रिटर्न मेरा क्वालिफाई हुआ था तो मैंने सर को अप्रोच किया रिगार्डिंग इंटरव्यू की गाइडेंस, क्योंकि मैंने सुना था कि सर ने हमारे सीनियर्स को भी कई इसमें एग्जाम में गाइड किया है, तो सर इंटरव्यू में गाइडेंस देते हैं। तो उसके लिए मैंने सर को अप्रोच किया एंड सर ने कंटिन्यूअसली मेरी गाइडेंस में मतलब बहुत गाइड किया मेरे को इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में मैं थोड़ा जो बताना चाहूंगा, वैसे सर बेटर है इसमें कम मतलब बताने के लिए आप लोगों को, लेकिन इंटरव्यू नहीं, में आप आपको अपना अपनी अनुभव बताओ, आप पर्सनैलिटी, अपना बताओ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है। फोकस इन द सेंस आपको इम्प्रूव करना, या अपने आप को फॉल्स परसेप्शन उनको नहीं डालना है कि आप जो हो कुछ और बन के उनको मत दिखाना। वो इतने स्किल सेट वाले लोग हैं कि आप जहां आप उनको फेक करोगे या आपने कुछ दिखाया कि मैं जो हूं नहीं वो बताने की कोशिश करी, वो आपके फेस के जरा से डिमेनर से दे विल कैच दैट, और एक्सपीरियंस जितना उनके पास होगा। तो आप जो हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। आप किस सिटी से आए हो, आप किस मतलब ठीक है, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका कॉलेज कौन सा है, आपके नाम का क्या मीनिंग है। आप मतलब बेसिकली वो अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं कि ये आदमी मतलब ओरिएंटेड टू है टाइम प्लेस पर्सन के रिगार्डिंग कि नहीं। उनका बेसिक एम ये होता है। और पर्सनैलिटी में आपको अपनी हॉबी, हर इंसान की एक हॉबी होती है, और नहीं है तो उसको डेवलप करना है, क्योंकि हॉबी आपको एक ऐसा हेल्प करेगी, वो आपको एक वेपन दे देगी कि आप उस सब्जेक्ट में, अगर आप सब्जेक्ट से डेविएट होते हो या कुछ करते हो तो दे विल डायरेक्टली जंप इनटू योर हॉबीज, तो आपको प्लस हम्म। पॉइंट भी मिलता है। क्योंकि अपनी हॉबी में जितना कंफर्टेबल मैं हूं उतना शायद एग्जामिनर नहीं होगा या कोई मेरा फेलो नहीं होगा। तो अगर आप उस डोमेन में एग्जामिनर को ला पाए अपने इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि सपोज आपको क्रिकेट पसंद है, या जैसे मैंने अपनी हॉबी में इंटरव्यू पैनल को बताया था कि मुझको रिलीजियस लिटरेचर जैसे रामचरितमानस, भगवत गीता, इन सब का स्टडी करना पसंद है, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि शायद मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं उस पर बेटर आंसर कर पाऊंगा, तो वो एक मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और हमें छोटी छोटी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है। जैसा सर ने बताया कि इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने 49 या 48 मार्क्स भी दे दिए तो आप रिटर्न में चाहे 300 में से आप 250 275 भी ले आए तो भी आप क्वालिफाइड नहीं है। इंटरव्यू की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इंटरव्यू में आपको जिस जिस भी एरिया से मार्क्स मिलते हैं वो आपको कैच करने, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको एक दूसरी चीज का ध्यान रखना है, आपकी क्लिनिकल अप्रोच। कोई भी चीज में हमें बहुत ज्यादा बोस्टफुल होके नहीं उनको बताना है कि मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं या हम ये भी कर सकते हैं। आप हमेशा मॉडरेटली रह के कि जो आपका डोमेन है, जो आप जिस चीज में स्किल्ड हो, स्किल्ड के साथ साथ आप ऑथोराइज्ड हो, दो चीज हैं। स्किल्ड होना इज अ सेपरेट मैटर एंड उस चीज को करने की अथॉरिटी होना इज अ सेपरेट मैटर। आप भले ही स्किल्ड है बट इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड देन यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये कुछ बातें हैं जो इंटरव्यू पे ध्यान देनी है। बाकी आप मिश्रा सर के गाइडेंस में हो सब लोग, तो आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा कि इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और आप जब उस स्टेज पे आओगे तो सर आपको खुद से भी बिल्कुल सिखाएंगे कि कैसे इंटरव्यू को अप्रोच करना है। सर इसमें हाँ, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। आप लोग रिटर्न क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू के लिए तो मैं हुई। हाँ जी मेन चीज बिल्कुल तो सर। पहले तो उसको क्वालिफाई करो आप। इंटरव्यू के लिए तो मैं हमेशा रहूंगा, बच्चों को हमेशा, मतलब ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास आते हैं, कोई महाराष्ट्र से कर रहा है, कोई कोलकाता से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। तो मैं उनका मॉक लेता रहता हूँ, उनको समझाता रहता हूँ। आपको किसी चीज को 3 या 4 तरीकों से सोचो, 3 4 तरीकों से किसी चीज को, कि जब आपके सामने एग्जामिनर बैठा है वो क्या सोच लिए बैठा है, ये समझ में नहीं आया होगा आपको, अगर आप एक तरफा सोच लेके जाओगे। तो इसलिए आपको इसी चीज को 4 डायमेंशन से सोचना है, कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, पूरा आपको पहली बात तो जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरना, उससे पहले मुझसे मिलना, तब उसमें लिखना आपकी हॉबी क्या लिखनी है। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है आजकल वो ये हो रही है कि जब फॉर्म भर लेते हैं तब मेरे पास बच्चे आते हैं। तो हम्म, यूपीएससी का फॉर्म भरने के पहले मिलो कि क्या लिखना है। अदरवाइज फिर वो उसमें होता है कि जब आपने लिख दिया, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हो, तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत सोच समझ के अपना आपको करना है। एनीवे पहले आप अपना, अपनी जो स्टडी है वो करिए, आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बेसिक चीजों को पढ़िए, बेसिक चीजों पर कमांड कीजिए। और जो है जैसे जैसे उत्तरोत्तर आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचे, उसको क्लियर करना है। ये जो पैटर्न है, ये जो माइंडसेट है कि एग्जाम से 1 1.5 महीने पहले पढ़ना है और पास हो जाना है, इस माइंडसेट से यूपीएससी नहीं निकलता है, इस माइंडसेट से एआईपीजीटी भी नहीं निकलता है। आपको थ्रू एंड थ्रू पढ़ना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई साहब मैं फलाने में, जैसे हम लोग एंट्रेंस की तैयारी सबने की है नीट की, कहता था कि मैं मेरे फिजिक्स में अच्छी है तो बायो में कम हो गया तो क्या हो गया, वो तो मैनेज हो जाएगा, मैं 100% उसमें ले आऊंगा, नहीं होता, नहीं हो पाता। आपको सब में ही मैनेज करना पड़ता है। फिजिक्स भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, बायो भी। वो जो एग्जाम ले रही है जो एजेंसी, वो बेवकूफ थोड़ी ना है, वो सब चीजों को देखती है। तो इसीलिए थ्रू एंड थ्रू आपको सब्जेक्ट जितने भी हैं, हाँ वेटेज के अकॉर्डिंग, एक बार आप थोड़ा वेटेज बताओगे इनको, जैसे सबसे पहले किसके किसकी करें,
उसके हाँ, बाद तो मैं किसकी किसकी वेटेज, करें? जैसा सर ने कहा, बिल्कुल वो सर सही कह रहे हैं कि हमें हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और तो वेटेज में बताना चाहूंगा, मेडिसिन, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, हम ऐसे कर लेते हैं मोटा मोटा: एलाइड और होम्योपैथिक सब्जेक्ट। होम्योपैथी सब्जेक्ट हमारे 4 हैं और एलाइड हमारे 8 सब्जेक्ट है ना। तो एलाइड सब्जेक्ट 8 जो होते हैं, उनकी ओवरऑल वेटेज कभी 50%, कभी 60%, ठीक है। और अकॉर्डिंगली होम्योपैथी सब्जेक्ट की वेटेज चेंज होती रहती है। अगर वो 60 आएंगे तो होम्योपैथी के 4 सब्जेक्ट 40 में हो जाएंगे। अगर 40% अलाइड आता है तो 60% आपका दूसरे वाले से हो जाएगा। और कभी कभी ये दोनों 50-50 रहते हैं। तो होम्योपैथी के 4 सब्जेक्ट से 50% वेटेज आ रही है हमारे एग्जाम की। तो इसका मतलब मैं अपने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी और मटीरिया मेडिका, रेपर्टरी, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनको बहुत ध्यान से, इनको अच्छी तरह पढ़ना है। और एलाइड में जो मेन वेटेज होती है, दैट इज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 60% आपका एलाइड पोर्शन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से आ रहा है, तो आप ये मान के चलो उसमें से 20 या 25% जो आपका होगा मेडिसिन से होगा। रिमेनिंग आपका जो 25% के 50 में से, वो आपका बाकी सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एलाइड में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी पे आपका सर्जरी हो सकता है। फिर उसके बाद जो सारे सब्जेक्ट हैं आपके, गायनी ऑप्स हो गया या अदर पैथोलॉजी हो गया, एफएमटी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, वो सब आपका थर्ड प्रायोरिटी पे जा सकता है। वेटेज सबसे ज्यादा आपकी होम्योपैथी सब्जेक्ट और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अगर समरी में बताना चाहूं तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पे फोकस करो। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बोलना वर्ड में इजी है, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फिजियोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है, पैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तो है ही। तो वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अपने आप में सार है, जो अपने फर्स्ट से फाइनल ईयर तक का किया है। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बोलने से लगता है कि ये अपनी वेटेज कवर कर रहा है, बट एक्चुअली वो सबकी समरी है। अगर आपने फिजियो सबकी पढ़ी समरी है, है। अगर आपने पैथ पढ़ी है, तभी आप मेडिसिन पढ़ पाओगे, उसके क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विद होम्योपैथी, ये आपका आराम से 80% तक की वेटेज लेते हैं एग्जाम में। इसी को अगर आप बार बार अच्छे से करते रहो, तो बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी कम मेहनत के साथ भी आप गेट थ्रू हो सकते हो एग्जाम से। और जैसे एक कम्युनिटी मेडिसिन का है, तो ये कि पहले पहले 3 या 4 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो बिल्कुल सर। आपके एपिडेमियोलॉजी वाला है, समझ में नहीं आता है कि क्या ये लिखा हुआ है, लेकिन वो हाँ बहुत हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान बहुत से पढ़ो। इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, हम्म। उसके बारे में बताओ जरा आप थोड़ा सा इनको। बिल्कुल सर। हाँ, अब तो पीएसएम में बताना चाहूंगा, जो पार्क एंड पार्क वाली बुक होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अब्दुल सर हमारे नेहरू में तो वो पढ़ाते हैं। बाकी कम्युनिटी मेडिसिन आप कहीं भी ओवरऑल इंडिया में, चाहे एलोपैथी में भी, तो पार्क में जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको समझना है, उसी से आपकी पूरी पीएसएम का कॉन्सेप्ट है। अगर आप थर्ड चैप्टर के बियॉन्ड जाओगे, तो उसमें जो भी आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट या वैक्सीनेशन मैनेजमेंट जो भी उसमें मेंशन किया गया है, वो उन्हीं 3 चैप्टर्स की रिपीटिशन है, बस डिसीज बेस्ड। तो बेसिकली उन 3 चैप्टर को अगर आपने कर लिया अच्छी तरह से, तो आप मल्टीपल डिसीज पे वैसे ही एक अप्रोच अपनी फॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप में हैं, जैसे गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स के कुछ टॉपिक है, चाइल्ड केयर के टॉपिक है, ये आपके डीसी दत्ता, यानी आप थर्ड ईयर में गायनी में भी पढ़ते हो और पीएसएम का भी पार्ट है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेज हो गई, या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी पढ़ते हो, कम्युनिटी मेडिसिन का भी पार्ट है, ठीक है। आप एनवायरमेंट एंड हेल्थ पढ़ते हो, तो जो जो ओवरलैप के टॉपिक्स हैं, उनकी रेलिवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो दो दो सब्जेक्ट से आपकी वेटेज ले रहे हैं। तो अगर वो गायनी से नहीं देगा तो उसको पीएसएम से दे देगा, पीएसएम से नहीं देगा तो गायनी से दे देगा। तो जो ओवरलैप के टॉपिक है, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। जैसे इन्फेंट केयर हो गया, मैंने थोड़ा बहुत हिंट के लिए दिया, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, ये सब चीजें जो है ओवरलैप में चलती हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये है। और इंटरनेशनल हेल्थ, जैसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का भी आता है, तो ऐसा लगता है कि तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिखा ही हुआ है, तो इसको क्या पढ़ना है बिल्कुल ना? सर, तो इसी से हमारी उसकी रिलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक हाँ। जो एग्जामिनर होता है, उसका भी ये माइंडसेट होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। अब सारे सब्जेक्ट कवर करने के लिए वो क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं एग्जामिनर, कि वो ऐसा टॉपिक देखेंगे जो मल्टीपल सब्जेक्ट में कवर हो रहा हो। अगर वही हम्म। टॉपिक मेरे को पीएसएम में भी मिल गया, मुझे मेडिसिन में भी मिल गया, साथ में थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी भी कवर कर रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन देना प्रेफर करूंगा ना, कि जो जिससे मैं 3 हम्म। सब्जेक्ट स्टूडेंट के एक साथ चेक कर सकूं। तो ये आपके लिए हम्म। सबसे बड़ी चीज है कि आप उन सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करो जो मल्टीपल एरियाज में या मल्टीपल सब्जेक्ट में कवर हो रहे हैं, उनकी रेलिवेंस हम्म। ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हम्म। तो आप डॉक्टर अखिलेश कुछ ही दिनों में ज्वाइन करने वाले हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, जैसे इनका यहाँ से पीजी कंप्लीट होता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? एक बार अपना एक फाइनल नोट और हाँ, बता दो इन लोगों को। मैसेज देखो यही है कि आपको लाइफ में देखो कुछ भी अचीव करना है, वो चाहे मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे आप फर्दर कोई भी सेमिनार में अटेंड करोगे, जो भी आगे कंटिन्यू होगा, या जो भी है, जो भी आपको अचीव करना है, तो लाइफ में पैशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिना पैशन के कोई भी चीज आप फॉर्मेलिटी करने के लिए चलोगे, कि क्या बोलते हैं, एक सेट पैटर्न है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो देख लेंगे,
मतलब अगर आपको ऑप्शन मिल गया ना उस चीज में, तो आप मान के चलो 90% है वो चीज आपको नहीं मिलेगी। 10% अगर आपका लक है तो मिल जाएगी, लेकिन 90% अगर आपने उसको ऑप्शन में रख दिया ना, तो एज अ ऑप्शन वो एक्सक्लूड ही होगा। लेकिन आपने उस चीज के प्रति पैशन बना लिया, वो कोई भी चीज हो सकती है, पर से एग्जाम नहीं, लाइफ में कोई भी चीज, तो आपको उसको पैशन बनाना है, तो आपको सारा टाइम उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगा, सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सारे गाइड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको ऑप्शन बना लिया तो ऑप्शन की तरह एक्सक्लूड ही होगा। ये गाइडेंस है, ये मतलब मेरा मैसेज है सर। बाकी आप अभी मिश्रा सर इसी के आपके गाइडेंस में हो तो। आपके इसी इसी मैसेज को मैं फॉरवर्ड करते हुए आपकी बात को आगे रखते हुए कह रहा हूँ कि जो पैशन की बात अभी डॉक्टर अखिलेश ने बोली है, इसी पैशन को लेते हुए हमारे दो डॉक्टर्स कपल ने ज्वाइन कर लिया है। और वो उन्होंने उनमें से एक यूपीएससी क्वालिफाई करके, और उन्होंने यूपीएससी जॉब को ना प्रेफरेंस देते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रेफरेंस दी बिकॉज ऑफ हिज पैशन। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि वही बात है कि आप जो भी करो उसको शिद्दत से करो तो आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, चाहे कुछ भी करना है, पढ़ाई करनी है, उसमें आपको 100% अपना देना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे पास इतनी पोस्ट हो यूपीएससी की तो है नहीं कि हर व्यक्ति मेडिकल अफसर बन जाएगा, तो इसलिए, और प्रैक्टिस में बहुत अच्छा स्कोप है प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ भी जाते हो तो उसकी भी गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर अमित, आप अपना ऑन कर लें कैमरा, इनको दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। ये हमारे नेहरू के एलुमनाई हैं। और डॉक्टर अखिलेश, बहुत बहुत थैंक यू। वैसे तो थैंक यू इन बच्चों को बोलना चाहिए तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, इनके बिहाफ पे मैं बोलता हूँ कि भाई थैंक तुमने इतना यू अच्छा सर। मार्गदर्शन किया इनका। और मतलब ये एक तरीके से इन लोगों के लिए गिफ्ट है हम सीनियर्स की ओर से, क्योंकि कोई एक तो पहली बार डिस्क्लोज नहीं करता इन चीजों को कि कैसे तैयारी करें, किस तरीके से करें। इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इन लोगों को बताई गई हैं। होप सो कि जो जिस भी ईयर में है उसको इसका संज्ञान लेते हुए, और एक हमारा इंटरव्यू भी यूट्यूब पे है ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स के हाँ जी। ऊपर कि कैसे करें, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो, कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है। और आप जो है अब आप डॉक्टर साहब विश्राम करिए और इन लोगों का आगे शुरू करते हैं।